यूज करते हैं, है ना, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है ना, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जो है इसका एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हमारे लैब में क्या यूज है, और हम लोग जो है कौन सा प्रॉपर टेस्ट के लिए, कौन सा पार्टिकुलर टेस्ट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए आपका है WBC माइक्रोपिपेट, है ना। इसका प्रयोग जो है हम लोग WBC जो टोटल काउंट ऑफ WBC होता है उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इस पिपेट का खासियत होता है इसका आइडेंटिफिकेशन, जो मार्क होता है इसको हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसका जो खुला हुआ पार्ट होता है जिसको हम लोग बल्जिंग पार्ट बोलते हैं, है ना। RBC की तुलना में इसका जो खुला हुआ बल्जिंग पार्ट जो है छोटा होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर में जो बीड होता है ना, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इस बीड का काम होता है कि जब हम लोग ब्लड 0.5 मार्क तक, उसके बाद WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है 11 मार्क तक लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो आपका बीड लगा हुआ है, ये बीड का काम है दोनों को मिक्स करने में हेल्प करता है ना, ताकि अच्छा से आपका सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर हो जाए, ब्लड और केमिकल दोनों अच्छा से मिक्स हो जाए। ठीक है, इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क का जो ग्रेजुएट किया हुआ है, मार्किंग किया हुआ है ना, 0.5 है, फिर 1 है, हाँ 1 है, उसके बाद फिर ऊपर में 11 है, यानी कि बिलो द बल्ब देयर आर 2 marks, है ना, 0.5 and 1, and just above the bulb there is a mark 11, है ना। तो इससे हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका RBC पिपेट। RBC पिपेट में जो है उसके तुलना में, यानी WBC के तुलना में जो है इसमें जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है 0.5, 1 और 11 के जगह 101 मार्क होता है। ठीक है, इससे आप आसानी से इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका जो बल्जिंग पार्ट, ये इसका जो बल्ब होता है ये WBC की तुलना में बड़ा होता है। इसके अंदर जो बीड लगा होता है वो रेड कलर का होता है ना, जो कि ब्लड और केमिकल दोनों को मिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम लोग माउथ के द्वारा जो है सक कर सकते हैं, या फिर ये जो रबर है इसको जो है हम लोग पाम से जो है दबा के भी इसका यूज कर सकते हैं, है ना। स्पेशली जब हम लोग टोटल काउंट ऑफ RBC, टोटल काउंट ऑफ प्लेटलेट का जब टेस्ट करते हैं तो इस पिपेट का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन WBC पिपेट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, टोटल काउंट ऑफ WBC, है ना। उसके अलावा आपका सीमेन एनालिसिस में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। CSF, टोटल काउंट ऑफ CSF का टेस्ट करते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं WBC पिपेट का, है ना। तो ये जो है WBC और RBC माइक्रोपिपेट में डिफरेंशिएट है ना। इसमें स्पेशली WBC का टेस्ट करते हैं, इसमें RBC का करते हैं और प्लेटलेट का करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है आपका ये है काउंटिंग चेंबर, है ना। काउंटिंग चेंबर का अनदर नाम है न्यूबियर चेंबर, है ना। उसके बाद इसको हेमसाइटोमीटर भी बोला जाता है ना। इसमें जो है आपका आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें जो तरीका होता है, जैसे RBC का कॉलम कौन होता है, WBC का कॉलम कौन होता है ना। तो इसमें कुल मिला के जो ब्लॉक बना हुआ है ना, WBC का जो है 4 कॉर्नर स्क्वायर एरिया होता है ना। 4 कॉर्नर स्क्वायर एरिया यानी कि चारों कॉर्नर वाला जो है WBC काउंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और RBC के लिए, प्लेटलेट के लिए जो सेंट्रल एरिया में होता है ना, सेंट्रल एरिया में जो होता है RBC का कॉलम, उसमें हम लोग काउंट करते हैं। तो RBC वाला एरिया में भी आपका कितना कॉलम होता है, 5 होता है टोटल, 4 कॉर्नर और एक सेंट्रल, है ना। तो कुल मिला के 5 एरिया में हम लोग काउंट करते हैं। अब एक कॉर्नर जो एरिया होता है उसमें छोटे छोटे जो है आपका 16 ब्लॉक बना हुआ है ना, 16 ब्लॉक बना हुआ है, और प्रत्येक छोटा छोटा ब्लॉक में हम लोग जो है RBC को काउंट करते हैं, है ना। एक जो घर जिसको बोल सकते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं, एक ब्लॉक में एक एरिया में जितना दिख रहा है ना, तो उस तरह से 16 स्क्वायर mm एरिया है, उसमें हम लोग को सारा काउंट कर लेना है। एक एरिया में जितना काउंट हुआ, मान लिया जी कि 50 आया, 100 आया, है ना, तो 100 आया तो उसको हम लोग डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 500 हो जाएगा। उसके बाद आरबीसी का जो आपका कैलकुलेशन है ना, नंबर ऑफ सेल इनटू ब्लड डाइल्यूशन इनटू डेप्थ फैक्टर बटा एरिया काउंट, तो उसके अनुसार जो है नंबर ऑफ सेल को इनपुट करेंगे। फिर आपका ब्लड डाइल्यूशन, तो ब्लड डाइल्यूशन जब हम लोग आरबीसी पिपेट में प्रिपेयर करते हैं तो इसका डाइल्यूशन जो है 100 और 200 बनता है। तो स्पेशली आरबीसी का जब हम लोग काउंट करते हैं तो 200 को जो है कैलकुलेशन में इनपुट करते हैं, है ना। तो ब्लड डाइल्यूशन आपका हो गया 200। उसके बाद डेप्थ फैक्टर, यानी कि डेप्थ फैक्टर जो काउंटिंग चेम्बर होता है, काउंटिंग चेम्बर का जो डेप्थ फैक्टर होता है वो 10 होता है ना। इसमें देखिए लाइनिंग, छोटा छोटा लाइनिंग किया हुआ है ना, तो उसका जो गटर होता है, गहराई होता है 10 mm होता है, ठीक है। इसके ऊपर में हम लोग कवर स्लिप डालते हैं। कवर स्लिप डालने के बाद फिर हम लोग जो भी आरबीसी का टेस्ट कर रहे हैं, या डब्ल्यूबीसी या सीमेन एनालिसिस, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कवर स्लिप को इस तरह से काउंटिंग चेम्बर के ऊपर में रखते हैं, ठीक है। फिर पिपेट से 1 से 2 ड्रॉप सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करने के बाद जो नैरो पार्ट होता है इसमें मिक्स नहीं हो पाता, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 2 ड्रॉप इसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। उससे क्या होता है कि यहाँ जो नैरो पार्ट में जो भी सॉल्यूशन है ना, ये बाहर चला जाएगा, तो ये आपका जो बल्जिंग पार्ट यानी बल्ब वाला एरिया में जो सॉल्यूशन है उसको आप आसानी से यहाँ जो है डायरेक्टली टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद फिर हम लोग इसको 2-3 मिनट छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर में, ताकि बढ़िया से मतलब कि सेटल डाउन हो जाए सेल वगैरह, है ना। फिर इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, है ना। हाई पावर ऑब्जेक्टिव पर देखते हैं। सबसे पहले लो पावर ऑब्जेक्टिव पर हम लोग सेट करते हैं। लो पावर बोले तो 10x, है ना। 10x पर पहले हम लोग सेट करेंगे। 10x पर देखेंगे, यदि आइडेंटिफाई करने में सुविधा नहीं हो रहा है तो 45x हाई पावर पर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं, है ना। टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं। कोई भी टेस्ट को स्पेशली जब हम लोग उसको हीट करते हैं, है ना, जैसे कि शुगर का टेस्ट करना है यूरिन में, है ना, यूरिन का टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करना है यूरिन से, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। उधर होगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और आपका ब्लू कलर का होगा, उसको लाइए। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को हम लोग 5 ml एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, है ना। ये देखिए ब्लू कलर का ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग जो है टेस्ट ट्यूब में 5 ml लेते हैं, है ना। मेजरमेंट करके माउथ पिपेट से या माइक्रो पिपेट की सहायता से टेस्ट ट्यूब में लेना है 5 ml। उसके बाद यूरिन जो होता है 0.5 ml, यदि आप मेजरमेंट करके ले रहे हैं तो 0.5 ml यूरिन जो है आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में मिक्स कर देना है ना। अगर आप ड्रॉपर से ले रहे हैं तो 8 ड्रॉप डालना है यूरिन, ठीक है। 8 ड्रॉप यूरिन डालना है, या फिर मेजरमेंट करके ले रहे हैं तो 0.5 ml डालना है, ठीक है। इसको हम लोग बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट जो है हम लोग 2 तरह से करते हैं, एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है और दूसरा जो होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट, है ना। तो क्वालिटेटिव टेस्ट में हम लोग इसका अप्रोक्सीमेटली रिपोर्टिंग या रिजल्ट देते हैं, है ना, जैसे 1+, 2+, 3+, 4+, है ना। लेकिन वही अगर ब्लड प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट कर रहे हैं कैलोरीमीटर मेथड से या सेमी ऑटो एनालाइजर मेथड से, तो उसमें हम लोग एग्जैक्ट रिपोर्ट देते हैं, यानी 50 mg पर DL आ रहा है तो 50 देंगे, 70 आ रहा है तो 70 दे देंगे, है ना। उसमें हम लोग अप्रोक्स नहीं देते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव जो होता है इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली रीडिंग और रिजल्ट को जो है प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, है ना, या हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का जो टेस्ट यूरिन के लिए हम लोग जो करते हैं, तो सबसे पहले जो 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन था ले लिए, यूरिन भी ले लिए, इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो है आपका इसको खोलिए, स्प्रिट लैंप है ना। इस स्प्रिट लैंप के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं, है ना। और तब तक हीट करेंगे जब तक कि ये सॉल्यूशन आपका खौलने न लगे, यानी टिल द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। टिल द बॉइलिंग पॉइंट ये सॉल्यूशन को हम लोग जो है हीट करेंगे, गर्म करेंगे। लगभग 1 से 3 मिनट तक हम लोग जब गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो सॉल्यूशन है खौलने लगता है, उबलने लगता है। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे,
इसका जो है रिपोर्टिंग के लिए हम लोग कलर को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, यानी कि कलर को ऑब्जर्व करेंगे और ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रह गया, है ना, दैट मीन्स कि आपका शुगर जो है यूरिन में एब्सेंट है, नील है, तब उसको हम लोग नील या एब्सेंट या नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। अगर हल्का भी इसमें ग्रीनिश कलर आ गया, है ना, ये जैसे ग्रीन टाइप का दिख रहा है, तो हल्का यदि ग्रीन कलर में आता है ना, तो उस कंडीशन में 1+ रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। येलो कलर का आया तो 2+ देंगे, है ना, ऑरेंज कलर का आया तो 3+ देंगे, और ब्रिक रेड कलर का यदि आता है, ब्रिक रेड कलर का आता है तो उस कंडीशन में हम लोग 4+ रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब का यूज समझ गए। टेस्ट ट्यूब का जो काम होता है, किसी भी टेस्ट ट्यूब को जो है हम लोग आसानी से इसको होल्ड कर सकते हैं, और होल्ड करने के बाद जो है हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को आसानी से स्प्रिट लैंप या गैस बर्नर में हीट कर सकते हैं, ताकि हमारा हाथ भी सुरक्षित रह सकता है ना। ये टेस्ट ट्यूब जो होता है 2 तरह के होता है। टेस्ट ट्यूब 2 तरह का होता है, पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। टेस्ट ट्यूब जो है 2 तरह का होता है ना। एक ब्रोसिलिकेटेड ग्लासवेयर होता है, और दूसरा जो होता है आपका सोडा लाइम ग्लासवेयर होता है ना, सोडा लाइम ग्लासवेयर, और दूसरा जो होता है आपका ब्रोसिलिकेटेड ग्लासवेयर। तो ब्रोसिलिकेटेड ग्लासवेयर का क्या टेंडेंसी होता है, गुण होता है कि ये स्पेशली जब हम लोग हीट करते हैं तो ये हीट रेसिस्ट होता है, ब्रेक नहीं होता है, लेकिन जनरली ये जो है ब्रेक नहीं होता है ब्रोसिलिकेटेड ग्लासवेयर, ठीक है। अब ये जो है कवर स्लिप है। कवर स्लिप जनरली हम लोग 0.3, 0.5 और 0.4 mm का जो है यूज करते हैं लैब में, है ना। और ज्यादातर 0.4 mm जो है हम लोग यूज करते हैं। इसको काउंटिंग चेम्बर के ऊपर में यूज करता है, या फिर जनरली जो रूटीन यूरिन के लिए या फिर डायरेक्ट सीमेन एनालिसिस हम लोग जैसे करते हैं स्लाइड मेथड से, तो स्लाइड में हम लोग एक ड्रॉप जो है, अगर यूरिन है तो यूरिन को हम लोग सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें जो डिपोजिट पार्ट होता है, यानी नीचे का जो डिपोजिट पार्ट होता है, उसको एक ड्रॉप हम लोग स्लाइड में रखते हैं। स्लाइड में रखने के बाद उसके ऊपर ये हम लोग कवर स्लिप ढक देते हैं। तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए ये प्रिपेयर हो गया। उसके बाद यहाँ आप जो है डिफरेंट तरह का जो भी सेल्स यूरिन में प्रेजेंट है, या सीमेन देख रहे हैं तो सीमेन में जो सेल्स प्रेजेंट है उसको आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पस सेल हो गया, आरबीसी हो गया, एपिथेलियल सेल हो गया, है ना, कास्ट हो गया, क्रिस्टल हो गया, ये सब यूरिन में होता है। स्टूल के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। स्टूल के लिए हम लोग जैसे कि एक आप लोग को बताया है लुगल्स आयोडीन प्रिपरेशन, और दूसरा जो है नॉर्मल सलाइन के द्वारा भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं सलाइन को, है ना। तो दोनों कंडीशन में आप स्टूल का एक पिंच यानी कि स्मॉल अमाउंट में स्टूल लेना है, और उसको जो है नॉर्मल सलाइन के द्वारा स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद फिर इसमें जो है कवर स्लिप रख दीजिए। कवर स्लिप रखने के बाद फिर माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन कर लीजिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं ESR पिपेट, है ना। ESR पिपेट है। जनरली हम लोग जब वेस्टर्न ग्रेन मेथड से, है ना, वेस्टर्न ग्रेन मेथड से हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो हम लोग इस टेस्ट ट्यूब का यानी इस ESR जो पिपेट है इसका प्रयोग करते हैं। ESR टेस्ट करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज करते हैं हम लोग? सोडियम साइट्रेट 3.8%। 3.8% जो सोडियम साइट्रेट होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग ESR करने के लिए 1:4 का जो अनुपात होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट 0.4 ml लेते हैं, है ना। और ब्लड उसमें कितना लेते हैं? 1.6 ml, है ना। उसके बाद ये ESR पिपेट है। इसमें आप जो है रबर कॉर्क लगा के भी आप इसमें ब्लड को शक कर सकते हैं, या पीछे से सिरिंज के द्वारा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली माउथ पिपेट जो आप यूज करते हैं तो माउथ के द्वारा भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें 0 मार्क तक ब्लड को जो है शक कर लेना है, और ESR का जो स्टैंड होता है उसमें अनडिस्टर्ब मतलब किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इसको 1 घंटा के लिए वर्टिकली हम लोग स्टैंड में लगा के छोड़ देते हैं,
है ना। इसका जो टॉप टू बॉटम जो ग्रेजुएट होता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होता है 0 से लेके 180 तक होता है ना। और पूरा जब हम लोग नीचे तक चले जाएंगे तो 200 हो जाएगा, है ना। लेकिन 0 से 180 तक इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क इसमें मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। इसका टोटल लंबाई पता है आप लोग को कितना होता है? 300 mm होता है ना। यदि हम लोग इसको मिलीमीटर में मेजरमेंट करेंगे तो 300 mm होता है, और इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है? नहीं, 2.5 mm होता है। इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है 2.5 mm होता है ना। तो ये आपका हो गया ESR पिपेट। इससे हम लोग जो है वेस्टर्न ग्रेन मेथड से ESR का टेस्ट करते हैं। इसको हम लोग क्यूवेट के नाम से जानते हैं, है ना। कैलोरीमीटर में जब हम लोग किसी भी अननोन सॉल्यूशन को मेजरमेंट करते हैं, जैसे ग्लूकोज का टेस्ट हो, यूरिया का टेस्ट हो, यूरिक एसिड का हो, क्रिएटिनिन का हो, हम लोग जो कैलोरीमेट्रिक मेथड से करते हैं तो उसमें मेजरमेंट करने के लिए जो सिंपल टेस्ट ट्यूब होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। उसको मेजरमेंट करने के लिए एक जो टेस्ट ट्यूब होता है इसको स्पेशली क्यूवेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यूवेट में देखिए इसमें एक लाइनिंग किया हुआ रहता है। तो जब हम लोग कैलोरीमीटर में जब इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो इसमें कैलोरीमीटर में भी एक लाइनिंग किया हुआ रहता है ना। तो उसमें जो है हम लोग सॉल्यूशन को जो है मेजरमेंट करते हैं। पार्टिकुलरली जिस टेस्ट का हम लोग मतलब जो टेस्ट कर रहे हैं तो उस टेस्ट के लिए फिल्टर को सिलेक्ट करना होता है। जैसे ग्लूकोज का टेस्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग ग्रीन फिल्टर यानी कि 540 या 520 नैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो डिफरेंट तरह का जो टेस्ट करते हैं तो सबका अलग अलग जो है एक फिल्टर होता है। उस फिल्टर में हम लोग सॉल्यूशन को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब है ये वैक्यूटेनर, है ना। वैक्यूटेनर जो होता है, जैसे हम लोग सिरिंज से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, है ना। ब्लड को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं सिरिंज में तो उसमें अगर 3 ml का है तो 3 ml ले सकते हैं, 5 ml का है तो 5 ml ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये वैक्यूटेनर से क्या होता है, मल्टीपर्पस आप यूज कर सकते हैं। जितना भी भाइल आपको लगाना है, एक भाइल लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं, कोई भी भाइल लीजिए। हाँ, ये भाइल जो होता है इसमें ऑलरेडी वैक्यूम होता है, ठीक है। इसलिए इसको वैक्यूटेनर जो है बोला जाता है ना। तो इसमें जो है क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम लोग कलेक्शन करते हैं उसी तरह से जो आपका टूनिकेट होता है, टूनिकेट को आर्म में जो है यानी कि बाजू में यहाँ पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद स्पिरिट स्वाब से उसको वॉश कर लीजिए, है ना। वॉश करने के बाद ये जो वैक्यूटेनर है इसमें पहले नीडल को सेट कीजिए। नीडल को सेट करने के बाद फिक्स जब हो जाएगा तो इसको वेन में इंजेक्ट कर दीजिए, है ना। जो वेन आपको प्रोमिनेंटली जो है दिख रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर एंटीक्यूबाइटल वेन होता है ना। एंटीक्यूबाइटल वेन में ज्यादातर हम लोग सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो इसको इंजेक्ट करने के बाद इधर से हम लोग जो है भाइल को, जैसे ये प्लेन वैक्यूटेनर प्लेन भाइल है तो हम लोग इसमें कलेक्ट कर लेंगे, 4 ml कलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद जो ग्रे कलर वाला है उसको भी हम लोग यहाँ डाल के इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको जितना रिक्वायरमेंट है ब्लड, आप इसमें से 10 ml, 20 ml, 50 ml आप इससे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिरिंज से जो है 10 ml का है तो 10 ml ले सकते हैं, 5 ml का है तो 5 ml ले सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग जो है मल्टी पर्पस से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये है आपका वैक्यूटेनर विथ वैक्यूटेनर नीडल, जो कि ब्लड को कलेक्ट करने में ये हेल्प करता है हम लोग को, है ना। नेक्स्ट है ये बैक्टीरियोलॉजिकल लूप है। बैक्टीरियोलॉजिकल लूप कोई भी जो कल्चर मटेरियल होता है ना, कल्चर मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए या फिर कल्चर को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए, है ना। जैसे टेस्ट पर्पज से यूरिन का कल्चर हो, पस का हो या और भी कोई बॉडी फ्लूइड है, उसको जब हम लोग कल्चर लगाते हैं तो ये पेट्री डिश होता है। पेट्री डिश में सबसे पहले डिफरेंट तरह का कल्चर मीडिया अवेलेबल है ना। तो कौन सा टेस्ट, कौन सा कल्चर आप कर रहे हैं उसके अनुसार क्या करना है, सबसे पहले मीडिया को जो है
गर्म करना है। गर्म करने के बाद वो जो सॉलिड फॉर्म में रहता है वो लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड जब हो जाएगा तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसमें 15 ml डालते हैं। 15 ml जो है इसमें पॉर कर दीजिए, डाल दीजिए। डालने के बाद इसको 5 से 10 मिनट आप रूम टेम्परेचर में छोड़ दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक जो है ये फिर जम जाएगा, है ना। फिर जम जाएगा तो ये स्प्रिट लैम्प को जला लीजिए, और बैक्टीरियोलॉजिकल लूप का जो वायर है ना, ये जो है आपका प्लेटिनियम या फिर नाइक्रोम जो मेटल होता है उसका बना होता है, ठीक है। इसका टेंडेंसी है, इसका गुण है कि ये जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फ्लेम के द्वारा फ्लेमिंग मेथड से स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के बाद जो सैंपल है, यूरिन का है तो यूरिन में इसको डालेंगे, पस का है तो पस में डालेंगे, और फिर जो मीडिया आपका तैयार है, न्यूट्रिएंट अगर, ब्लड अगर, मैकोंकी अगर, जो भी मीडिया आपका तैयार है, इसमें हम लोग चिक जैक पोजीशन में इस तरह से सैंपल को लगा देंगे। लगाने के बाद इसका जो पेट्री डिश का ढक्कन है, ढक्कन को ढक के और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्यूबेटर में प्रोवाइड करेंगे, और इसको 24 आवर के लिए इंक्यूबेट कर देंगे, ठीक है। यदि सैंपल इन्फेक्टेड है, यदि सैंपल इन्फेक्टेड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैक्टीरिया का ग्रो हो जाता है। जब ग्रो होता है तो इसमें आपको व्हाइट टेप के जैसा फंगस लगता है ना, हाँ, तो उस तरह से व्हाइट टेप के चीज जो है आपको चारों तरफ दिखने लगेगा जहां जहां सैंपल आप लगाए हैं, ठीक है। और यदि कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा तो प्लेन रह जाएगा, ठीक है। यदि प्लेन रहता है तो हम लोग उसको स्ट्राइल लिखते हैं, और यदि ग्रोथ करता है तो उस कंडीशन में हम लोग एक नेस्ट प्रोसेस इसको करते हैं। नेस्ट प्लेट लेंगे, उस प्लेट में फिर मीडिया को जो है प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद एंटीबायोटिक डिस्क होता है छोटा छोटा, उधर कहीं एंटीबायोटिक का डिस्क वाला बोतल होगा, तो एंटीबायोटिक जो है इसको हम लोग जगह जगह पर जो है लगा देते हैं, है ना। इसमें भी सबका कोड दिया हुआ रहता है। देखिए इसमें जैसे कि लिखा हुआ है एनजेड, तो एनजेड में यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑफ्लॉक्सासिन, है ना। तो ऑफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक को इस तरह से बीच में इस तरह से हाथ से नहीं छूना है, जो आपका देखिए फोर्सेप दीजिए, प्लेन फोर्सेप जो है, प्लेन फोर्सेप की मदद से तुम कैमरा को उधर भी घुमाओ, ये कि जरा कंसंट्रेट रखता है। सर लास्ट में ना होगा, अभी आप इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं तो कैसे होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीडिया तैयार हो गया। अब इसको जो है कम से कम 18 से 20 तरह का जो एंटीबायोटिक्स होता है हम लोग एक निश्चित दूरी पर लगा देंगे। फिर इसको 24 आवर के लिए फिर इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर बैक्टीरिया जो है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया ग्रो आए, है ना, स्पेशली यूरिन में इकोलाई विकोलाई ये सब ज्यादातर आता है, तो मान लिया जाए कि यूटिया है पेशेंट को, है ना, और ऑफ्लॉक्सासिन जो है उस बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है, तो आप देखिएगा कि जैसे इसके चारों तरफ जो है आपका स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि ऑफ्लॉक्सासिन जो है उस बैक्टीरिया के प्रति संवेदनशील है ना, यानी कि सेंसिटिव है। इस मेडिसिन को यदि हम उसके अगेंस्ट में चलाते हैं तो पेशेंट जो है यानी कि इम्प्रूव कर सकता है, बीमारी जो है ठीक हो सकता है ना। नेक्स्ट है आपका पीसीबी ट्यूब, है ना। पीसीबी ट्यूब जो है ये टॉप टू बॉटम दोनों तरफ से ये मार्किंग किया हुआ रहता है। ऊपर से जो है 0 से लेके आपका 9 और सबसे नीचे आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और नीचे से आपका 1 to 10 यानी कि दोनों तरफ से इसमें जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया हुआ रहता है। इसमें हम लोग पीसीबी का टेस्ट करते हैं, इसको जो है एचसीटी ट्यूब भी आप बोल सकते हैं, हेमेटोक्रिट ट्यूब, है ना। पीसीबी को जो है हेमेटोक्रिट भी बोलते हैं, तो पीसीबी ट्यूब को हेमेटोक्रिट ट्यूब भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम दोनों तरफ से इसमें जो है ग्रेजुएट किया हुआ रहता है, मार्किंग किया हुआ रहता है ना। पीसीबी का टेस्ट करने के लिए भी हम लोग 1:4 का ही मेंटेन करते हैं। यदि आपका एडीटीए फाइल है तो उस कंडीशन में एडीटीए फाइल में हम लोग क्या करेंगे, ब्लड को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो है ब्लड को हम लोग ड्रॉ कर देंगे 0 मार्क तक, ठीक है, 0 मार्क तक। और दूसरा जो है पीसीबी का ट्यूब है, इसमें हम लोग या तो सैंपल है तो सैंपल भर देंगे, या तो फिर बैलेंस करने के लिए नॉर्मल पानी हम लोग इसमें भर देंगे 0 मार्क तक, और दोनों को जो है आधा घंटा तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे।
ठीक है। आधा घंटा यानी कि 30 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर इसका हम लोग रिपोर्टिंग लेते हैं, ठीक है। तो पीसीबी का रिपोर्टिंग जो होता है नीचे से करते हैं, यानी कि जो सेल पार्ट होता है ना, सेल पार्ट जो होता है उसका हम लोग इसमें, हाँ सेल पार्ट जो होता है उसका हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। तो इसमें सेल नीचे से हम लोग इसका रीडिंग लेते हैं, लेकिन ESR को जो है हम लोग ऊपर से प्लाज्मा लेवल को हम लोग जो है रीडिंग लेते हैं, है ना। तो ये आपका पीसीबी ट्यूब है। अब नेक्स्ट ये जो है आपका LP नीडल है ना, इसको हम लोग लंबर पंचर नीडल बोलते हैं। जैसे कि कोई भी पेशेंट को आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड से रिलेटेड बीमारी होता है, जैसे हम लोग उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, है ना। तो मेनिंजाइटिस होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो या वायरल मेनिंजाइटिस हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग को CSF जो फ्लूइड होता है, CSF जो फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ना, उससे हम लोग जो है कलेक्ट कर देते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, तो उससे जो है हम लोग बीमारी को पता कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है LP नीडल है। 3rd and 4th जो लंबर वर्टिब्रा होता है, 3rd and 4th लंबर वर्टिब्रा जो होता है, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें हम लोग इसको इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद इसका जो स्टिलीट है, अंदर का जो स्टिलीट है, इसको हम लोग बाहर कर देंगे। बाहर करने के बाद इसमें फिर हम लोग इस तरह से जो सिरिंज होता है ना, सिरिंज का जो आगे का नोब होता है उसको हम लोग फंसा देंगे, है ना, फिक्स कर देंगे, और इधर फिर पिस्टन को धीरे धीरे खींच लेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 ml जो है फ्लूइड को कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद CSF को जो है हम लोग डिफरेंट तरह का टेस्ट ट्यूब में हम लोग रख लेंगे, है ना, जो हम लोग फाइल जो यूज करते हैं। जैसे प्लेन फाइल है, इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के लिए, प्रोटीन का टेस्ट, है ना, क्लोराइड का टेस्ट के लिए हम लोग इसमें रख लेंगे, है ना। उसके अलावा एक EDTA फाइल में रखेंगे, उसमें हम लोग साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जैसा कि उसमें हम लोग TLC DLC यानी सेल देख सकते हैं, उसको हम लोग EDTA फाइल में रख लेंगे। और स्पेशली जब शुगर करेंगे तो शुगर के लिए हम लोग ग्रे कलर के फाइल में रख लेंगे, है ना। तो प्लेन वाला जो फाइल है, इसमें आप कल्चर का भी टेस्ट कर सकते हैं, CSF से कल्चर लगा सकते हैं, है ना। तो ये LP नीडल से स्पेशली जो है हम लोग CSF का कलेक्शन करते हैं, है ना। इसको जो है लंबर पंचर नीडल बोला जाता है, ठीक है। YouTube पे वीडियो जाएगा। नहीं तो जब